दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना के बढ़ते केसेस में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता क्यों है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने में क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए क्या रोल है। इस बार जो कोरोना की वेव आई है उसमें वायरस हमारे लंग्स पर अटैक कर रहा है, यानी कि जब तक आपको पता चलता है कि आपको कोरोना है, आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो चुकी होती है। पिछली बार जो वायरस आपको 7 दिन में नुकसान पहुंचा रहा था, इस बार का वायरस आपको 2 दिन में उतना नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी समस्या नहीं है जितना कि टीवी पे दिखाया जा रहा है। समस्या है उसको लाने की और ले जाने की। दोस्तों, हमारे देश में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वह 7,000 मीट्रिक टन है। वहीं हमारे देश जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने की क्षमता है वो 7,800 मीट्रिक टन है, यानी कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन है। इसी बीच सरकार ने भी फैसला लिया है कि ऑक्सीजन गैस की क्षमता को 90,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन की तो देश में कोई कमी नहीं है। कमी जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं वह है प्रॉपर चेन सिस्टम का ना होना। साथ ही हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए प्लांट्स में लगभग -185 डिग्री पर रखना पड़ता है। इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसका टेम्परेचर -150 डिग्री से कम होता है। इसके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इसमें मौजूद ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है। लेकिन परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वह है कम क्रायोजेनिक टैंकर्स की। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है। अभी ऑक्सीजन की खपत बढ़ने से सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंकर्स को मंगवाया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले प्लांट्स भी अलग अलग कोनों पर मौजूद हैं, जैसे कि ओडिशा, विशाखापत्तनम, रायपुर आदि। इन प्लांट्स से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायुसेना के जहाज C-17 ग्लोब मास्टर में इन क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर जा रहा है, जहां से इन टैंकर्स में ऑक्सीजन को लोड करके और फिर वहां से उसी प्लेन के द्वारा इन्हें अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद इन क्रायोजेनिक टैंकर्स को रेलवे के माध्यम से अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लग रहा है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए सवाल को समझने की आवश्यकता है। जब पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर को बनाने की बात पर जोर दिया। ग्रीन कॉरिडोर से हमारा मतलब है ऐसा रास्ता जिसका सिग्नल हर समय ग्रीन रहे, क्रायोजेनिक टैंकर्स को कहीं पर भी रुकना न पड़े और सीधा उस जगह पर रुके जहां उसे पहुंचना है। अगर इसी तरीके से ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाएगी और ऑक्सीजन मिलने में हॉस्पिटल्स को देरी नहीं होगी। ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार जर्मनी से 23 सचल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को हवाई मार्ग से मंगा रही है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया है उससे भी काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें आपको ऑक्सीजन लेवल को सेट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। बात करें ऑक्सीजन की तो केरला भारत का एक ऐसा राज्य है जहां ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अगर दोस्तों आपको याद हो, केरला ही वह सबसे पहला प्रदेश है जहां कोरोना के सबसे पहले पेशेंट्स निकले थे। पेशेंट्स निकलने के बाद केरला सरकार ने इस बात को समझा और अपने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया। अभी की बात करें तो केरला में ऑक्सीजन की कुल मांग 90 मीट्रिक टन है, जबकि केरला अभी 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका जो बड़ा कारण है वह है वहाँ की लिटरेसी। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस परेशानी को देखा और तुरंत उस पर एक्शन लिया। वहीं दूसरी ओर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो नोएडा में ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उसको पर्यावरण डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिल पा रही है। इस तरह की घटनाओं को देखकर सच में लगता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, जहां लोगों की जानों से ज़्यादा ज़रूरी एनओसी हो गई है। खैर, अब आपको समझाते हैं कि कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि 71% नाइट्रोजन है। दोस्तों, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम 21% ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे फेफड़ों में किसी भी तरह की परेशानी होती है तब हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो ऑक्सीजन हमें पर्यावरण से 21% मिलती है, वही ऑक्सीजन हमें गैस सिलेंडर से 98% मिलती है, जिसके कारण अभी के समय में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप नेचुरली अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रोनिंग का अभ्यास कर सकते हैं। प्रोन पोजीशन में लोगों को छाती और पेट के बल लेटना होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस मुद्रा में फेफड़े में हर तरफ से हवा पहुंचती है,
यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक जो लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उनके शरीर में सांस का स्तर बढ़ाने के लिए तकनीक को सरल और सुरक्षित माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इसे करने के दौरान मरीजों को गर्दन के नीचे एक तकिया, 2 तकिया को पेट और घुटनों के नीचे और एक को पंजे के नीचे रखना चाहिए। प्रत्येक 6 से 8 घंटों में करीब 40 मिनट तक इस अभ्यास को करना प्रभावी साबित होगा। हमारे देश के सामने जो बड़ी परिस्थिति आई है वह है वैक्सीनेशन को लेकर। अब अगर एक में से हमारे वैक्सीनेशन को ठीक तरीके से करना है तो हमें हर महीने 13 करोड़ वैक्सीनेशन डोज की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो अभी सिर्फ 6 करोड़ के करीब ही बन रही है। भले ही पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के संबंधों में दूरियां आई हैं, फिर भी रूस दिल खोलकर कोरोना वायरस से निपटने में भारत की मदद कर रहा है। भारत के अस्पतालों में बेड की भारी दिक्कत है और ऑक्सीजन की कमी ने तो हजारों लोगों की जान ले ली है। भारत को इस विकराल समय में ऑक्सीजन के साथ साथ कई ऐसी दवाएं चाहिए जिससे क्रिटिकल मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। ऐसे वक्त में रूस ने भारत के लिए एक बार फिर से अपना दिल खोल दिया है। रूस ने भारत को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स और रेमडेसिविर देने का प्रस्ताव दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो अगले 15 दिन के अंदर भारत सरकार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदारी रूस से शुरू कर देगा। रूस ने भारत को कहा है कि वो हर हफ्ते 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई भारत को कर सकता है। वहीं बात करें रेमडेसिविर की, कालाबाजारी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का इस दवाई पर कुछ और ही कहना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चल रही महामारी पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्पष्ट किया है कि इसे जादू की छड़ी न माना जाए। बहुत ही कम प्रतिशत लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता हो रही है। वहीं डॉक्टर नरेश त्रिहान ने कहा कि कोरोना ठीक करने के लिए यह दवा रामबाण नहीं है। हमने अब एक प्रोटोकॉल बनाया है। रेमडेसिविर सभी पॉजिटिव मरीजों को नहीं दी जाएगी। यह मरीजों के टेस्ट रिजल्ट, लक्षण, गंभीर बीमारी को देखने के बाद डॉक्टर की ओर से दी जाएगी। वहीं भारत में जाइडस कैडिला की एक दवा वेराफिन को लेकर दावा कर रहे हैं कि इससे कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों को शुरुआत से ही वेराफिन दवा देने पर इसका तेज असर देखा गया है। इस दवा के प्रभाव से संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाते हैं। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी जाइडस का कहना है कि 91.15% कोरोना के वयस्क मरीजों को वेराफिन के साथ इलाज करने पर 7 दिनों में उनकी कोरोना RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस दवा का ट्रायल भारत में 20 से 25 केंद्रों पर किया गया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। यह स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होगा और नाक में ही वायरल लोड को कम कर देता है। इससे न तो वायरस पनपता है और न ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा पाता है। कनाडा और यूके में इसके ट्रायल हुए हैं। 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 की क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99% तक। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह नेजल स्प्रे भारत आ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत में कोवैक्सीन बना रही बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन कोरोफ्लू के ट्रायल जनवरी में शुरू कर दिए थे। भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एल्ला के मुताबिक नेजल वैक्सीन को एक ही बार देना होगा। अब तक हुई रिसर्च में यह बेहतर विकल्प साबित हुई है। इसके लिए कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक 4 शहरों में 175 लोगों को यह नेजल वैक्सीन दी गई। कुछ ही दिनों में इसके फेज 1 ट्रायल के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि यह नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी। वायरस के एंट्री पॉइंट्स को ही ब्लॉक कर देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना शरीर में एंट्री करता है और हालत बिगाड़ता है, इसलिए नेजल स्प्रे असरदार साबित हो सकती है। सभी ओर से आती हुई इन खबरों को देखकर लग रहा है कि हमारा देश जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो यह विचार क्यों नहीं करता कि उन्हें ये लेना चाहिए नहीं, जबकि सभी चीज़ों पर आपके लिए वैधानिक चेतावनी लिखी गई होती है। दोस्तों, अगर आप 15 मई तक खुद को कोरोना से सुरक्षित रख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोरोना की वैक्सीन भी मिल जाएगी और आपको हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इन सभी एरियाज़ में फोकस कर रही है और जल्द से जल्द सभी सेवाओं को चलन में लाने के लिए तैयारी में है। वैक्सीनेशन की तैयारी में मैन पावर का प्रॉपर यूज़ कोरोना से इस जंग में देश को बहुत तेज़ी से जिता सकता है। बस ज़रूरत है सरकार द्वारा खाली बैठे लोगों की यूटिलाइजेशन की। साथ ही
जो भी बिल्डिंग्स और कॉलेज अभी बंद हैं उनका प्रयोग वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए भारत में चल रहे कोविड-19 वायरस से जुड़े अहम मुद्दों को। हमारे द्वारा ऐसे ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हमारे द्वारा इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती रहे। और तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।